स्टार्ट कर दिया। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए जल्दी जल्दी से, सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, फटाफट फटाफट आ जाइए। हाँ 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 हाँ, ओके। हाँ हरविंदर जी, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। हाँ डॉक्टर प्रियंका सरकार जी, गुड इवनिंग। दिनेश जी, गुड इवनिंग। मोहम्मद असरा जी, गुड इवनिंग। हाँ हाँ हाँ, नेहा पार्षद जी नमस्ते। मुकेश जी, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अच्छा गुड मॉर्निंग मुकेश जी। अच्छा आपने गुड मॉर्निंग भेजा है तो गुड मॉर्निंग ही। हाँ गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग, है ना। हाँ चलिए फटाफट आ जाइए। तो पहले कल का हम एक बार चैप्टर्स जो है वो पेंडिंग जो है पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम उसमें भी आते हैं। ठीक है, कल हम लाइट वाला जो चैप्टर हम देख रहे थे, कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला, ठीक है, मिरर, और हमने लेंस का देखा था। ठीक है, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ गुड इवनिंग जी, शहनाज जी, मोनिका जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हमने कल लास्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था, टॉपिक था हमारा, आ जाइए आप सभी जल्दी जल्दी आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, कल हमने लास्ट में, हाँ, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हाँ राकेश जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मंजू जी, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। कल हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना हमने देखा था। ठीक है, उत्तल लेंस से हमने देखा था कि अगर 2f पर है तो 2f पर ही बनेगा। ठीक है, और उसकी हमने स्थिति देखी थी कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उसके कहां पर बनने के चांसेस है, f पर वो बनेगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर को देखा था, आपको मैंने हिंट में बताया था कॉनकेव मिरर आप रख लीजिए। ठीक है, तो सारा काम यहाँ पर कौन करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए सारी कंडीशंस थी। आज हम देखेंगे इसमें आगे का पार्ट, लेंस सूत्र। ठीक है, अच्छा देखिए, ये लेंस सूत्र है। ठीक है, हमने लेंस फॉर्मूला जैसे ये है वैसे हमने मिरर फॉर्मूला भी देखा था। क्या फर्क है मिरर फॉर्मूला में, लेंस फॉर्मूला में? आप लोग लगभग सभी क्लास में प्रेजेंट थे जब मिरर भी चल रहा था, तो क्या मेन फर्क क्या दिखाई दे रहा है, फटाफट बताइए। हाँ हाँ हाँ, दोनों के बीच प्लस था, यस खुशबू जी वेरी गुड। और और हमने जब मिरर फॉर्मूला देखा था, यस 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 यस, वाज इट एजर, यस, मैंने आपको क्या कहा, मिरर अच्छे से कर लीजिए, लेंस अपने आप हो जाएगा। यहां बस प्लस का था, ठीक है ना, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, यही पढ़ा था आपने, किसमें, मिरर में, दर्पण में। यहां पर क्या करना है, हाँ, प्लस की जगह माइनस आ गया। ठीक है, हाँ, तो ये मेन इसका ये देखना है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो देखिए, पावर ऑफ लेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें जैसा आप देख रहे होंगे कि पावर जो होता है पी पी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, मतलब जो फोकस दूरी होगी उसका ये क्या होगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये देखिए, P इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ है। सपोज दैट आपको एफ दे दिया 25, एफ दे दिया 25, ये ध्यान रखिए, P इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो अगर एफ बराबर 25 दे दिया तो P की वैल्यू क्या होगी, ये दक्ष वाली, हाँ दक्ष वाली है भूमिका जी, दक्ष वाली होगी, है ना, हाँ दक्ष वाले से बड़ा है। तो P इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ है ना। तो बताइए इसमें P, राम राम जी, डॉक्टर गोविंद साहब जी, हाँ बिल्कुल 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 1/25 और 0.25, और पेज नंबर सर, आप पेज नंबर देखना पड़ेगा कितना है इसमें, हाँ 0.4, 0.04, वेरी गुड, 0.0, यस यस,
यहां पर एक मिस्टेक हो जाती है हमसे, यही ध्यान रखिए। देखिए जैसे हमने लिखा, ये तो आप सभी समझ जाते हैं कि 1/25, ठीक है। अब लेकिन इसके आगे का प्रोसेस क्या है? हाँ आशुतोष जी, यस। अब मान लीजिए, हाँ हाँ, पेज 206, ओके। अब देखिए अगर इसमें से आपको क्रॉस चेक करना है तो कैसे करेंगे? सपोज दैट आपने इसको भाग दिया, 8 को 25 से डिवाइड किया, तो जैसी बात डिवाइड होगा ना, पॉइंट में आंसर आएंगे। नहीं, 0.25 भी देखिए, अगर किसी का मेन है 0.4 या 0.04, ठीक है, तो 0.4 है या 0.04 है, कौन सा आंसर होगा? तो आप इसको मल्टी क्रॉस हमेशा चेक कर लीजिए वहां पे एग्जाम में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई ये इसमें भाग में है, तो जब ये भाग वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो 25 से 4 गुणा कर दीजिए, ये क्या आया? 100, 100, एक के बाद बिंदु लगाइए, आंसर क्या बना? 10। तो क्या ये 10 था? नहीं था ना। अब इसको 25 से गुणा कीजिए, 100। देखिए अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, 100 तो वो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, चलिए। 5 को 4 से कीजिए, 0, ये 2 गया, 5 को 0 था 0, फिर ये 2 आया, फिर इसको 2 से 4 2 सा 8, और ये 2 को 0 से किया तो 0, ठीक है, 0, 8 और 2 10, 1। अब इसमें कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आंसर क्या आया? 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.04। समझ में आया? वहां पर जब ऑप्शन देंगे तो ध्यान रखिए हमेशा, एक को 25 से भाग लगाना था, एक ये रहा और 25 ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अब जब आपके पास पॉइंट लगाए तो एक 0, अब 25 का फिर भी 10 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर एक और 0, 100, फिर 25 से भाग लगाया तो 4, 25 को 100, ऐसे। और उसको हमेशा क्रॉस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, आंसर पता चल जाएगा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, मैंने इसमें सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखा था यार, सिंपल कैलकुलेशन के लिए बताया था, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरा इसका जो ऐसा यूनिट है वो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है? पावर का डायरेक्टर होता है, ठीक है। और अगर आपको वहां पर एक मिनट के बस थोड़ा सा इश्यूज हो रहा था। तो हमने देखा था पावर का जो ऐसा यूनिट है वो डायरेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आपको अलग अलग पावर दे रखी है, ठीक है, तो जब आप उसका टोटल पावर निकालेंगे, तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे? जब भी आपको कुल क्षमता निकालनी है, जैसे अलग अलग दे दिया कि कोई 0.25 का है, कोई 1 का है, कोई 2 का है, तो आप क्या करेंगे? उन सभी को आप ऐड कर देंगे, मतलब उन सभी को आप जोड़ देंगे, जितनी भी पावर है उन सबको जब आप जोड़ेंगे तो टोटल पावर जो है वो आपको मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है तो 1/f इक्वल टू जितनी भी फोकस है। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, देखिए आपको एक फॉर्मूला आपने ध्यान रखा कि P इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अलग अलग f दे रखा है, तो उन सभी का जब हम पूरा प्लस करेंगे तभी तो टोटल f आएगा मेरे पास। जब टोटल f आएगा तो p अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। तो यदि लेंसों की बीच की दूरी क्या दे रखी हो? d, और अगर d दे रखा है तो देखिए जो हमें फोकस दूरी निकालनी है वो कैसे निकालनी है? f कैसे आएगा? जो दोनों f हैं, f1 प्लस f2 माइनस का d अपॉन f1 f2, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जनरली आपसे ये वाला फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो हमेशा धनात्मक होगी
जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये पावर वाला पार्ट अच्छे से आप लोगों को करना है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। हाँ, अवतल अपवर्तन के उदाहरण। अच्छा, ये अपवर्तन जो है, रिफ्लेक्शन जो है, उसके एग्जांपल पानी से भरे बीकर में अगर हम सिक्का डालेंगे तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। रात्रि में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, है ना, क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में हमें दिखाई देता रहता है। ये सब किसके उदाहरण है? अपवर्तन के उदाहरण, है ना। अब आता है मेन पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए। जिन्होंने स्टार्टिंग कल की क्लास नहीं ली थी उन सभी को मैं बता दूं, कल भी मैंने बोला था इस पार्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाले इस वाले पार्ट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं या शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। अच्छा, अगर निकट दृष्टि दोष है तो कई बार आप यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। निकट दृष्टि दोष जो है, इसमें निकट की वस्तुएं तो सही दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। देखिए, पास की वस्तुएं उसको स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसमें मत फंस जाइएगा। इसमें भी बहुत से बच्चे फंस जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखाई देगा। नहीं, निकट का उसको पूरे का पूरा क्लियर दिखाई देगा, लेकिन उसे दूर का दिखाई नहीं देगा। और इसके लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस का। हाँ हाँ, नाम से उल्टा, हाँ नाम से उल्टा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में है, यूज किया करो सर। हाँ रेणुका जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मींस नियर साइटनेस की अगर प्रॉब्लम है तो जो भी है वो एबल होगा नियर की चीजों को देखने के लिए, कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बट ही कुड नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट्स, है ना, फार ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा। एंड वी हैव टू यूज कॉनकेव लेंस। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। हाँ, प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये रेटिना से पहले, रेटिना से पहले बन जाएगा। ठीक है, रेटिना पर बनने से पहले ही बन जाएगा। ठीक है, अवतल क्या होता है? अवतल कॉनकेव को बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसको अवतल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, इसी से आपका दूर, अच्छा आप में से जिनको कंफ्यूजन रहता है ना, वो हमेशा एक काम कीजिए, दोनों में से एक ही लर्न कीजिए। अब जैसे आप में से किसी को निकट और दूर दृष्टि में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिर्फ इसको लर्न कर लीजिए। देखिए, ये अपने आप ही लर्न हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष क्या होगा? हाँ भाटी जी, गुड इवनिंग। दूर दृष्टि का मतलब क्या हो गया? अब उसको दूर का तो दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाई देगा, यही होगा ना। बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा हूं। देखिए, अब इसमें क्या था? प्रतिबिंब रेटिना से पहले, ठीक है ना, पहले बन रहा था, तो इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनेगा। और इसमें हमने अवतल लेंस कॉनकेव यूज किया, तो उसमें क्या यूज करेंगे? कौन सा लेंस यूज करेंगे? फटाफट बताइए। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव का उल्टा क्या? फटाफट बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कॉन्वेक्स यूज करेंगे। तो एक ही याद करना, दोनों मत करना, क्योंकि आपके पास पहले से ही बहुत ज्यादा है तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला पार्ट करना है, तो ये अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है। अब आ जाइए, अब नेक्स्ट है दृष्टि वैषम्य दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉर्निया की जो गोलाई, कॉर्निया की जो गोलाई है उसमें एक्चुअली में वो प्रॉपर नहीं रह पाता। ठीक है, कॉर्निया का जो शेप है वो प्रॉपर नहीं रह पाता। इसमें वो क्या करता है, इसमें उसको प्रॉब्लम क्या होती है? क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं, क्षैतिज मतलब ये, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर ऊपर, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में डिफरेंस नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल में वो फर्क नहीं कर पाता। ठीक है, ठीक है, लाइंस में फर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, कौन कौन से? एक तो क्षैतिज वाले में और दूसरा ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, फर्क नहीं करेगा किसमें? दृष्टि वैषम्य दोष। और इसके कारण होता है कॉर्निया की गोलाई की अनियमितता के कारण। वर्णांधता है कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस तो आंसर से ही पता चलता है। इसमें क्या होता है? वो लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता। ठीक है,
अगला देखिए दृष्टि निर्बंध, विजुअल इंपेयरमेंट। एक्चुअली होता क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने टाइम तक रहता है, 1/10 सेकंड तक। ठीक है, यदि वस्तु को आंख के सामने से हटा भी दिया जाए तो 1/10 सेकंड तक वो दिखाई देता रहता है। आंख के इसी विशेष गुण को क्या बोला जाता है, विजुअल इंपेयरमेंट या दृष्टि निर्बंध बोला जाता है। मोतियाबिंद ये उम्र के साथ होता है। नेत्र के पीछे जो पारदर्शक पार्ट होता है हमारे पास, आंख की जो पुतली होती है उसके पीछे जो पारदर्शक भाग होता है वो धीरे, पारदर्शक समझिए ना, जिसमें से लाइट पास हो जाए, ट्रांसपेरेंट, वो धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है पुतली के पीछे वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, अपारदर्शक हो जाता है। ठीक है, तो जब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता तो उसमें होता क्या है कि वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसी कंडीशन को कैटरैक्ट या फिर मोतियाबिंद कहा जाता है। तो पहले तो उसमें मोतियाबिंद निकाल दिया जाता है तथा मरीज को मोटा चश्मा लगाते हैं और उसमें देखिए क्षेत्र को कम आधुनिक मरीज में आंख में एक कृत्रिम लेंस भी लगाया जाता है। ये जो कृत्रिम लेंस लगाते हैं उसको इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहा जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, तो ये कुछ हमने आंखों के से रिलेटेड आपके सिलेबस की कुछ डिजीजेस देखी थी। अब हम आते हैं जो हमने कल से आज तक जो भी पढ़ा है लाइट वाले चैप्टर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। ठीक है, हाँ बस बायोपिया, यस। अब आ जाइए, अभी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं ताकि इजीली दिखाई दे। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। हमने सबसे पहले समतल दर्पण देखा था, याद कर कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो समतल दर्पण में सबसे मेन जो चीज थी वो क्या थी कि जितना ही ऑब्जेक्ट आप रखेंगे, कोई भी पदार्थ की जो जितनी ऑब्जेक्ट की जितनी भी क्या होगी उसकी हाइट, जैसे मान लीजिए अगर हमने समतल दर्पण या प्रतिबिंब इमेज कितना होगा, जितना ऑब्जेक्ट होगा 5 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर की है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा, है ना। तो ये चीज में ध्यान रखिएगा, साइज के बराबर, साइज के बराबर। तो अब आपके पास दो हैं, साइज के बराबर ये और साइज के बराबर ये। तो ध्यान रखिएगा हमेशा दर्पण के पीछे की तरफ, और कैसा बनता है, आभासी, कैसा बनता है, आभासी बनता है। हाँ ठीक है, अगला देखिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र समझ गए, अवतल दर्पण पर आइए। अवतल दर्पण का हमने क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर। हाँ हाँ राकेश जी, तो कॉनकेव मिरर पर वक्रता केंद्र को किससे लिखा था हमने, पहले तो ये बताइए, वक्रता केंद्र को हमने किससे लिखा था, याद कीजिए, पी एफ या सी, कौन सा था, यस सी, खुशबू जी। तो अगर वस्तु सी पर है तो कहां पर जाएगी वो, वक्रता केंद्र पर है तो सी पर है तो सी पर ही रहेगी, लेकिन उल्टा हो जाएगा। यस यस, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए ये देखिए वस्तु के साइज के बराबर उल्टा और वास्तविक। ठीक है, वास्तविक हमने देखा था, पहली चीज मिरर पे आ जाइए। मिरर वाले में हमने क्या देखा था, कॉनकेव मिरर में क्या बन रहे थे, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। ठीक है, ये जो फीचर्स हैं ये है कॉनकेव की, लेकिन सी पर होने के कारण ये जस्ट उसका उल्टा बनेगा, साइज के बराबर बनेगा। ठीक है, हाँ सेम साइज का मेगा जी, वेरी गुड। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, इधर है, ये हमने खूब प्रैक्टिस की थी जब हमने क्वेश्चन किया था। देखिए आ गया ऐसा क्वेश्चन, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक रखना जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। अब इस साइड के आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सॉल्व तो कर दिया 60 डिग्री पे, लेकिन ये तो ठीक है, फॉर्मूला दिख गया। अगर इसकी जगह मैं कह रहा हूं अगर 25 डिग्री होता, आप सभी मुझे करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं ये थीटा जो है 60 है तो ठीक है, ये आंसर आया। इसकी जगह अगर ये 25 होता तो क्या आंसर, 25 होता तो क्या आंसर आता, जिसने ये कर लिया 25 आता तो क्या आता, तो मान लेना आप बिल्कुल क्लियर है। हाँ 25 अगर होता तो करिए, कोशिश तो कीजिए। हाँ हाँ, इसका तो सबको पता है आंसर आप लोगों का कि ठीक है, ये 6 माइनस ये तो रॉन्ग दे रखा है इसने, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। लेकिन अगर 25 होता तो हाँ 13.4 1.4
यस, प्रभात जी ने भेजा है, या मुकेश कुमार जी, यस, डॉक्टर प्रियंका, हाँ। अच्छा, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अगर 25 है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हाँ हाँ, सूत्र कौन सा लगेगा अगर 25 है तो? हाँ, 14.5, यस यस यस, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, माइनस नहीं लगेगा, हाँ, क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 360 बटे सीधे थीटा लिख देंगे सम संख्या के लिए, तो सीधे 25 रख के इसको भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, है ना, 25 से इसको भाग दे दीजिएगा, है ना, ठीक है। अभी भाग देके सभी निकालेंगे डिवाइड करके कि क्या आंसर आता है, ठीक है। जो मेरे पास एवरेज आ रहा है 14.5 का आ रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा दिया जाता है। अब दूरदृष्टि समझ गए, जिनको फार साइटनेस जिसको बोला था हमने, दूरदर्शी दोष, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें कौन सा चश्मा देते हैं हम? शून्य क्षमता, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या मिस्ट्रिक लेंस? तो हमने एक ही पढ़ा था कि भाई निकट दृष्टि दोष है तो अवतल दे दो, तो दूरदृष्टि में कौन सा दे देंगे उसको? हाँ, कॉन्वेक्स यानी उत्तल। हमने निकट पढ़ा था, निकट दृष्टि दोष में कौन सा था? अवतल। तो ये दूरदृष्टि है तो कौन सा दे देंगे? उत्तल, ठीक है। अब एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से, ठीक है। उत्तल गोलीय दर्पण समझ गए, कॉनकेव मिरर का उल्टा, हाँ, कॉनकेव का उल्टा कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स, यस, कॉन्वेक्स दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा इनमें से? तो हमने देखा था, ये तो आप सभी को जब हमने कॉनकेव मिरर किया था, ये उसका था वास्तविक और सीधा, कॉनकेव का तो उसका उल्टा क्या हो गया? हाँ, आभासी और सीधा, ठीक है। आभासी और सॉरी, इसका जो था कॉनकेव मिरर का अगर होता तो कौन सा होता इसमें से? चलिए बताइए। अगर ये तो ठीक है, उत्तल का पूछा है, अगर ये अवतल दर्पण का पूछता तो कौन सा आंसर होता? बताइए फटाफट, 5वें नंबर का। हाँ, राकेश जी ने भेजा है आभासी सीधा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि मैंने भी एक शब्द जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया था, वास्तविक और सीधा, जबकि होता क्या है कॉनकेव में? वास्तविक एवं उल्टा। तो अगर कॉनकेव होता या अवतल होता तो वास्तविक और उल्टा आता है इसमें, ठीक है। अब देखिए, एक यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी है? +60 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण कौन सा होगा? तो फोकस दूरी हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्लस में फोकस दूरी दे रखी है तो वो उत्तल दर्पण को दिखाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण की दूरी हमेशा प्लस में मेजर करते हैं या नापते हैं, ठीक है। वस्तु को जब सिलेंडर लेंस रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी, सीधा और अभिवर्धित छवि बनाता है। आभासी, सीधा और अभिवर्धित का बताता हूं, बिगर इन साइज, अपने साइज से बड़ा बनाता है, तो वो कौन सा होगा, कौन सी स्थिति होगी? तो इसके लिए आपको जो मैंने डायग्राम वाले सिखाए थे उसमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा। देखिए, मैं बताऊं आपको एग्जाम में कैसे आप चीजों को करेंगे, वो मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आपको वहां पे याद नहीं आ रहा कुछ भी, ये ह्यूमन मेंटलिटी होती है। देखिए, आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो, हाँ, हिंदी में ही आएगा ऐसा, हाँ बिल्कुल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा ना आपके। तो अगर मान लीजिए आप वहां पर भूल गए तो फिर क्या करेंगे? एक चीज बस याद रखिएगा, ये आपने बनाया, ठीक है, यहां पर आपने लिखा था पी एफ और ये सी। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आपने कभी भी देखा होगा, मैं अभी यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूं तो मेरी जो साइज है वो बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है? वापस मैं बता रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, जैसे जैसे मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूं, ऐसा मिरर मान लीजिए इसको, तो बढ़ रही है कम हो रही है? हाँ विपिन जी, ये पढ़ा दिया, कल ही मैंने पढ़ाया था, आप YouTube पे भी चले जाइएगा, वहां पर भी पूरी की पूरी क्लास है, बढ़ती जा रही है ना। तो कहने का मतलब क्या है? ये दर्पण है, तो जितना हम इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे उतना ही तो हमारा जो आवर्धित बड़ा साइज, आवर्धित मैंने बोला ना अभी, वर्धित बड़ा बन रहा है। तो कंडीशन क्या है इसकी? एफ और पी, देखिए एफ और पी अगर यहां पर है तो बिल्कुल पास में पहुंच गया ना,
वो बड़ा बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात में क्या प्रैक्टिकल चीज समझाना चाह रहा हूं? इस चीज को ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है? आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। हाँ, ओके सर। नेक्स्ट देखिए, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के सामने, तो उत्तल दर्पण में देखिए क्या है, उत्तल दर्पण का हमने कल पढ़ा था। उत्तल दर्पण मतलब दर्पण में आ जाएगी कॉन्वेक्स, कॉन्केव का उल्टा। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है तो किस प्रकार का? तो कह रहा है प्रकाशित केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य वास्तविक विपरीत। तो देखिए वास्तविक जैसे आया, ये गलत हो गया। फोकस एफ पर आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने क्या देखा था? फोकस एफ पर आभासी सीधा और छोटा। तो देखिए ये ऑप्शंस हो सकता है एफ के लिए, है ना? अगला देखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बना। तो ध्रुव और फोकस, तो जितना ये एफ जो है इसकी दूरी ज्यादा होती है, ध्रुव और फोकस की दूरी कम होती है, तो इसीलिए इसका ये वाला आंसर ज्यादा सही रहेगा। आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब इसका बनेगा। हाँ, अब देखिए अगला, फिल्म द ब्लैंक दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी सीधा और समान आकार का। तो आपको तो कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है, देखिए समान आकार। तो समान आकार हमने किसमें पढ़ा था? फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था ना। समतल दर्पण मैंने आपको बताया, जब भी समतल दर्पण आ जाए, समान आकार आ जाए तो ध्यान रख लीजिएगा, आभासी सीधा और समान, तो ये समतल दर्पण, ठीक है? अगला देखिए, अब ये इसी में वापस से आ रहा है। देखिए एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें देखिए आभासी और पार्श्व रूप से सीधा, पार्श्व समझ गए? हाँ, अब यहां पर इन दोनों में कंफ्यूजन देखिए, कंफ्यूज कैसे होते हैं आप लोग देखिए। इसने बोला आभासी सीधा और समान आकार में होता है, इसने एक वर्ड घुमा दिया यहाँ पे पार्श्व। पार्श्व का मतलब पार्श्व, ये लाइन है, ये मिरर है, इसके पीछे की साइड पार्श्व साइड में, हाँ, दायां भाग बायां भाग, यस, लेफ्ट राइट, पार्श्व भाग। तो जब पार्श्व भाग में बनेगा तो समान, देखिए आभासी दोनों में है, ठीक है, पार्श्व भी है, सीधा या उल्टा। तो जब आप समतल में भी देखेंगे तो वो उल्टा बनेगा। अगर आप उसका क्या ले रहे हैं, उसका क्या ले रहे हैं आप? पार्श्व रूप ले रहे हैं, पार्श्व लेफ्ट राइट वाली, हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उल्टा बनेगा, ठीक है? और ये देखिए मैंने इसका इंपॉर्टेंट भी लगवाया था, वायु और सघन माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो वायु से हमने माध्यम में देखा था, जब वायु सघन से विरल में जाती है या विरल से सघन में, लेकिन जब ये दोनों होता है तो उन दोनों की गति के अनुपात को हमेशा अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? परावर्तित पृष्ठ कहां है? ये रहा, इसके मध्य में ये जो बिंदु था इसको क्या कहा था? याद कीजिए क्या कहा था इस बिंदु को? 12वें नंबर के क्वेश्चन में सर प्लीज, हाँ हाँ प्लीज, हाँ मैं करता हूं। जो हमारा गोलीय दर्पण था, ठीक है, उसमें हमने जो मिरर देखा था, ठीक है, स्फेरिकल मिरर जब हमने देखा था, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड जो पार्ट था, उस रिफ्लेक्टेड पार्ट के जो मिड पॉइंट में यूज होता था, उसको हमने क्या कहा था? इट इज अ पोल, है ना? उसको पोल या ध्रुव शब्द हमने उपयोग में लिया था, ठीक है? अब देखिए उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये आपको क्या दे दिया? एफ बराबर 50 सेंटीमीटर। तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए, ये मैंने नीचे छुपा दिया है, ये सब आप मुझे करके बताइए। एफ दे रखा है 50 सेंटीमीटर, पी निकालना है हमें, पी बराबर क्या होता है? 1/f, ठीक है? एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर में है और शक्ति हमेशा मीटर में निकलती है ना? तो कैसे करेंगे आप लोगों के साथ मैं भी करता हूं। देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया 1 बाय, अब ये देखिए 50 सेंटीमीटर है, ठीक है? सेंटीमीटर को जैसे ही मीटर में करेंगे तो 50 को 100 से क्या देना पड़ेगा? ऐसे भाग, भाग देते ही किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर में, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे? 0 से 0 को कट कर दीजिए, तो 5/10। तो जब आप इसको 5/10 को 5/10 को जब ऐसे लिखते हैं
तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, 5 रह जाएगा नीचे, तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2, आंसर आ गया 2D। सेंटीमीटर को मीटर में बदला है ना, सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया और उसके बाद यहाँ पे रख दिया। ये 5/10 था, 10 ऊपर चला गया, कट हो गया। मैंने कहा ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत देखे जाते हैं, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस रखिएगा आप लोग। देख लीजिए यहाँ पे किया हुआ भी है, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। हाँ 14, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, वक्रता केंद्र सेंटर पे, तो अगर सेंटर पे अगर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र पर, तो सी पर है तो सी पर बनेगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप लोग। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण मींस इंसिडेंट एंगल अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन अंक के कोण रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा। 15 का पूछ रहा हूं मैं, 15 का। इसका तो वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, वक्रता केंद्र मतलब सी, तो सी का तो सी पर ही आएगा ना। हाँ 15 का, हाँ दोनों इक्वल होते हैं बराबर, हमने डिस्कस भी किया था। तो 30 है तो इसका 30 आएगा, ठीक है। अच्छा, वह दृष्टि दोष जो आंख की कॉर्निया की वक्रता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्नता, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस में, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर लाइन में जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है 17 में, तो आपको पता होना चाहिए, आंसर में लिखा हुआ है दृष्टि पटल या रेटिना, रेटिना को ही दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आंख रेटिना पर जो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है या उल्टा बनता है। 17 नंबर में मैं पूछ रहा हूं कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। बीच ऑब्जेक्ट तो इमेज छोटी कैसे बन रही है। अच्छा, पी और एफ के बीच में छोटी नहीं बताया था आपको, पी और एफ के बीच में तो हमने अभिवर्धित बात की थी, बड़ा बन रहा था वहां पर। हाँ उल्टा, ध्यान रखिएगा, रेटिना पर हमेशा उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमने इससे पहले ही डिस्कस किया था कि अगर देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में और लॉन्गिट्यूडिनल लाइन में अगर वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है तो उसको जरा दृष्टि दोष होगा। हाँ एस्टिग्मेटिज्म आंसर होगा नंबर 16 का, यस। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निम्न में से कौन सा इनमें से सही है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होगा, अधिक होगा, तो कौन सा है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया 30 डिग्री तो 30 डिग्री, तो आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होगा, बराबर होगा। 16 का, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ एस्टिग्मेटिज्म, हाँ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में, अभी देख लेते हैं, यहीं पे अभी करवाया था ऊपर ही अपन ने, कई बार होता है। यस 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 यू आर राइट। क्षैतिज और जो ऊर्ध्वाधर था, देखिए एस्टिमेटिज्म था दृष्टि वैषम्य, ठीक है, हमने जरा दृष्टि दोष उसमें बताया, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दृष्टि वैषम्य था ये वाला आंसर, 16 नंबर का है। हाँ एस्टिग्मेटिज्म था, है ना, जरा दृष्टि दोष नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, एक बार ध्यान रख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो हमने देखा था इंसिडेंट एंगल जितना आएगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा, ठीक है। डी, इनमें से कोई नहीं। हाँ आई थिंक मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ, 18 नंबर है ना, डॉक्टर राहुल, हाँ ओके ओके। देखिए ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, गलतियां हम सबसे हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उसको सुधारने टाइम पे, ठीक है। कई बार निकल जाती हैं चीजें, है ना ठीक है। अब ये देखिए प्रकाश के परावर्तन पे आते हैं, 18 नंबर का है एक बार, ठीक है। हाँ, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, कौन सा होगा, नहीं है। क्या लिखा आपने सर, क्वेश्चन 8 का आंसर चुनने इजी बता रहा है, ओके ठीक है। 18 का ए,
हाँ, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को रखा गया है, तो ये फिर वही क्वेश्चन बात फिर से रिपीट हो गया। अगर वक्रता केंद्र पर रखा है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, है ना। 19 वाला है, वक्रता केंद्र से परे 19 वक्रता केंद्र पर ही रखा है। हाँ, सी पर ही होगा, हाँ मतलब वक्रता केंद्र, डी आंसर है ना, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से, अब यहां पर देखिए सघन का मतलब समझ गए, कल भी हमने पढ़ा था। सघन का मतलब सघन माध्यम से विरल में यात्रा करती है। सघन मतलब जैसे वाटर है जहां पर बहुत पास पास है पार्टिकल, वहां से कहां जा रहा है, विरल की तरफ, जैसे एयर, है ना। हाँ, डेंस से अगर रेयर की तरफ जा रहा है, इंग्लिश में बोले तो डेंस से रेयर की तरफ, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल्स पास पास थे, यहाँ दूर दूर हैं, तो स्पीड बढ़ेगी उसकी। स्पीड जब बढ़ेगी उसकी, तो वो अभिलंब से दूर होगा या अभिलंब की तरफ होगा। तो देखिए गति बढ़ती है, ये तो ठीक है कि गति बढ़ेगी उसकी। अब ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर, कल भी हमने बात की थी, है ना। स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी और वो अभिलंब से दूर हो जाएगा, तो ए इसका आंसर होगा 20, ठीक है। जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है तब एक दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। अगर पी और एफ के बीच में है, अभी मैंने एक बार आपको समझाया भी था, अगर पी और एफ के बीच में है तो वो हमेशा दर्पण के पीछे की तरफ चला जाएगा और अभिवर्धित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दर्पण के पीछे, ठीक है, ये आज का आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित की जाती है, तो परावर्तन के पश्चात देखिए प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें से आया है ये क्वेश्चन। देखिए ये देखिए, ये लाइन है, पी है, एफ है और सी है, ठीक है। तो अगर ये मुख्य अक्ष है, अगर इस मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, अगर ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर है तो कहां, बिल्कुल मोनिका जी, फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरेगी। और इसका ही एक उल्टा था कि अगर मुख्य फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने जो हमारा चैप्टर था दर्पण, आपके लाइट वाला जो चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया है। आप एक काम कीजिएगा, जो आज जुड़े हैं कल नहीं जुड़े थे, एक बार कल की वीडियोस यूट्यूब पर भी है आपके पास, है ना, रिकॉर्ड्स में भी होगा, तो वहां से एक बार देख लीजिएगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए टाइम कम है, चीजें काफी करनी है ना, तो नया चैप्टर भी आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज हम ध्वनि स्टार्ट कर देंगे, साउंड, ठीक है। साउंड में ध्वनि, ठीक है। साउंड, साउंड। अब देखिए जो फिजिक्स में जो आपका जितना लाइट वाले ने टाइम लिया था, अब इसमें आपके एक ये जो ध्वनि वाला जो चैप्टर है ये, और इसके बाद एक और आएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। साउंड और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन चैप्टर आपके फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो तीन चैप्टर्स हैं जो आपके बायो से रिलेटेड है, बायो बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड है, उसमें एक है कि शरीर के विभिन्न अंग और उनमें क्या क्या जैसे कमी से, जैसे विटामिन सी विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो वो दो चैप्टर लगभग आपको कराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप लोगों के रेगुलरिटी में आता जा रहा है, ठीक है। उसमें से एक जेनेटिक्स वाला और अपन लेंगे। तो कहने का मतलब है कि आज हम इस साउंड वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। साउंड में अगर हम देखें मेन मेन जो चीजें होंगी, इसमें से लगभग साउंड और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस के बराबर आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग, और बहुत इजी है, मतलब लाइफ पे जितना हमने टाइम लगाया था उतना आपको इसमें नहीं देना पड़ेगा,
ठीक है। लाइट, साउंड की हम बात करते हैं तो हमें पता है साउंड भी क्या है, एनर्जी सोर्स है, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। तो साउंड जो है, जो हम साउंड को जब हम देखते हैं तो साउंड क्या है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी का फॉर्म है, और ये क्या करता है, किसी माध्यम से, किसी भी मीडियम के थ्रू ये, अच्छा इसमें भी बने रहिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो उस पर भी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ऊर्जा का फॉर्म है, ठीक है, और किसी भी माध्यम से, माध्यम कोई सा भी हो सकता है, आपके सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसी भी माध्यम में ये मूव आउट कर सकता है, लेकिन माध्यम चाहिए इसको, बिना माध्यम के ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का जो संचरण होता है वो किस तरह से होता है। तो हमें पता है इसका संचरण जो होता है वो मेन कंपनों के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू ये मूव करता है, ठीक है। अब ये मुझे बताइए, गैस, लिक्विड और सॉलिड, इन तीनों में से किस में कंपन ज्यादा होंगे और किस में इसका संचरण ज्यादा होगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, किस में ज्यादा होगा। अगर हम वाइब्रेशंस को देखें तो किस में ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे, क्योंकि पूरी कहानी इसी पे, पूरा सब कुछ इसी पे बेस्ड है, ठीक है। हाँ बताइए, हाँ हाँ फटाफट, हाँ हाँ बिल्कुल, आरटी जी ने बोला गैस में, फिर लिक्विड में गैस, और बताइए, हाँ सॉलिड, यस, आंसर इसका आएगा सॉलिड। देखिए सॉलिड आएगा, एक्चुअली मैं बताता हूं कैसे, देखिए सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, आपने जैसे ही एक पार्ट को टच किया, होता क्या है, साउंड जो होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट के थ्रू दूसरे को वो चीज छोड़ता है, एनर्जी, वो एनर्जी दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो जो पास पास जब होंगे तो उसकी कंटिन्यूटी ज्यादा तेज होती है। तो सॉलिड में, हाँ नहीं, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी, फिर आपके लिक्विड में, एंड देन गैस में होगा इसका, ठीक है। ये नेहा जी एक बार ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स जहां जहां पास पास, अभी मैंने आपको बताया, जितने पार्टिकल पास होंगे ये क्या करेगा, उस एनर्जी को दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से वो आगे मूव करते चले जाएंगे। अब देखिए सबसे है मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स वे तरंगे जो किसी पदार्थ में माध्यम से ठोस, द्रव और गैस के माध्यम से ये मूव करते हैं या चलते हैं, संचरण के लिए आवश्यक होता है। इसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इलास्टिसिटी भी बहुत जरूरी है और इनर्शिया के गुण मौजूद हों। संचरण के लिए क्या आवश्यक है, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, इनर्शिया, जड़त्व, ठीक है, कि अगर वो इनर्शिया की स्टेज में है तो इनर्शिया के ही स्टेज में रहेगा, मूव नहीं करेगा जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल दो तरह की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। नाम में ही देखिए आंसर, अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव जो होती है, देखिए अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम, द्रव की ऊपरी सतह पर, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जब मूव करेंगी तो इसमें इस तरह से देखिए, शीर्ष और गर्भ, शीर्ष और गर्भ ये बनते हैं, टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है, ऊपर एंड नीचे, ठीक है, तो उसमें शीर्ष और गर्भ बन के चले जाएंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ठोस माध्यम और द्रव की ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसमें होता है, ठोस माध्यम और द्रव की ऊपरी सतह पर ही ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या बनते जाते हैं, क्रस्ट एवं ट्रफ, क्रस्ट ये ऊपर वाला जो दिख रहा है शीर्ष का, और ट्रफ मतलब ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको अगर इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, जैसे आपने रस्सी को ऐसे हिलाओगे आप, तो आप देखोगे उसमें क्रस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना, तो उस तरह के मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको, ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, अगला देखिए, अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर हो, मेन चीज ये देखिए, अलोंग होती है, जैसे मान लीजिए कणों का मूवमेंट इस साइड में हो रहा है, ठीक है, तो ये इसी साइड में कंपन करेंगे, वेव्स इसी साइड में कंपन करते हैं, उसके पैरेलल ही चलेंगे, समानांतर ही चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का मूवमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंगे। हाँ अब देखते हैं इसमें
आगे के पॉइंट्स, किसी भी ध्वनि ध्वनि तरंग की 3 अभिलाक्षणिक होती है। अब जो ये वाला पार्ट हम करने वाले हैं यही मेन कहानी है। ये इसको अब हम देखेंगे, इसमें जो मूवमेंट होता है, हाँ शीर्षगत है ना। अब ये देखिए, ये वाला पार्ट आपको इंपॉर्टेंट करना है। ये वाला 3 होते हैं इसमें अभिलाक्षणिक गुण। एक होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, दूसरा इसका एम्पलीट्यूड और तीसरा इसका स्पीड। अगर कुछ भी पेपर अगर नॉर्मली कंडीशन से टफ तक भी ले गया तो इससे ऊपर क्वेश्चन ही नहीं बनते इसमें, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर खत्म है आपका। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखिए। सबसे पहला क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती जिसको हम कहते हैं। तो आवर्ती क्या है कि 2 क्रमागत संपीड़न अथवा विरलन के बीच की तरंग दैर्ध्य को उसका वेवलेंथ कहलाता है, यानी लैम्डा से उसको हम डिनोट करते हैं। अब ये संपीड़न और क्रमागत विरलन क्या है, तो देखिए जब भी ये मूवमेंट चलेगा, जो मूवमेंट होगा, तो उस मूवमेंट के टाइम पर, जब हमने मैकेनिकल वेव्स देखा था, 1 मिनट में आपको बता लेता हूं उसको और अच्छे से देखिए इसमें। हाँ देखिए, जब हमने अनुदैर्ध्य तरंगों को देखा था उसमें हमने बात की थी कि ये क्या करते हैं, उसी दिशा में जाते हैं। तो इसमें कंप्रेशन होता है और रेयरफेक्शन होता है, विरलन होता है। तो जब भी एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच की जो दूरी होगी, मान लीजिए एक जगह ये कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस्ड और रेयरफेक्शन, ये मान लीजिए यहां पर कंप्रेशन हुआ और यहां पर रेयरफेक्शन हो रहा है इसका। ठीक है, तो इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य से हम दिखाते हैं। इसी को इसने बात की थी यहां पर, ये देखिए वेवलेंथ या लैम्डा से दिखाया जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल की, यार इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी बार ये मूव कर रहा है, कितनी बार ये मूवमेंट दिखा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। एकांक समय में किए गए कंपनों के दोलनों की संख्या, मतलब कितनी बार वो कंपन करेगा। ठीक है, उसको हम किससे क्या कहते हैं, आवर्ती, यानी इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो उसको हर्ट्ज, और इसका एसआई यूनिट क्या है, हर्ट्ज। ये ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। यस राकेश जी, है ना। आवर्ती ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखिए, फ्रीक्वेंसी भाई इस चीज की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार कंपन करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। रेडियो पे फ्रीक्वेंसी आती है ना 109 पॉइंट समथिंग, वो क्या है कि उसका कंपन कितने टाइम में आप तक पहुंच रहा है, उसकी क्या लेंथ है। ठीक है, जो बीच की डिस्टेंस, बिल्कुल टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड देखिए क्या है, आवर्तकाल जिसको बोलते हैं, टाइम कितना लगेगा, तो इसको आप इस तरह से समझिएगा, 2 क्रमागत संपीड़न या विघटन के निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को, तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या लेते हैं, एक निश्चित बिंदु ले लिया, उस निश्चित बिंदु से, जैसे ये बिंदु है, तो इसके आसपास मूवमेंट करने में, जैसे ये कितनी बार यहां जाएगा, कितनी बार यहां आएगा, कितनी बार यहां जाएगा, तो एक निश्चित बिंदु से कितने समय में वो गुजरेगा, उसको हम क्या लेंगे, उसका टाइम पीरियड, या उसको क्या कहते हैं, उसका आवर्तकाल। तो उसको आप इस तरह से ध्यान रखिए, आवर्ती बराबर 1 आवर्तकाल। ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा। आवर्ती को जो हमने लिया, फ्रीक्वेंसी जो हमने ली है, अच्छा फ्रीक्वेंसी को आवर्ती को स्मॉल v से लिखेंगे हम, ये ध्यान रखिएगा। इसका एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी आएगा, उसको हल करते जाएंगे, बहुत काम आएगी ये चीज आपकी। सिंपल सा आवर्ती पूछ लिया तो 1 आवर्तकाल। ठीक है, अब देखिए आगे, आयाम, आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं, कि मूल स्थिति मतलब उसकी जो मेन सिचुएशन है उससे अधिकतम उसका कितना विस्थापन किया जा सकता है। मतलब अगर कोई चीज मान लीजिए यहां पर है, तो यहां से उसको कहां तक हम ले जा सकते हैं, मूल स्थिति मतलब मेन पोजीशन यहां है, यहां से उसको आप कहां तक ले जा सकते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, और मैंने अभी बोला था न्यूमेरिकल का, तो वो देखिए ध्यान रखिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी तरंग में किसी भी बिंदु द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी को तरंग का वेग कहते हैं, कि 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा उसे हम तरंग का वेग कहते हैं।
और इसमें से ये वाला न्यूमेरिकल का पार्ट है जिसको बहुत बार पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए ये कैपिटल वी है, ठीक है, 1 ये कैपिटल वी, आप वेग को लिखेंगे कैपिटल वी से, और स्मॉल वी से हमने किसको लिखा था, वेलोसिटी। स्मॉल वी से किसको लिखा था हमने, फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को, ठीक है। तो कैपिटल वी बराबर लैम्डा अपॉन टी भी लिख सकते हैं, टी आवर्तकाल, और स्मॉल वी बराबर क्या पढ़ा था आपने, 1/t, है ना। तो 1/t, ये 1/t तो है, इसके लिए आप v भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए दोनों स्थितियां हैं, लैम्डा अपॉन टी भी लिख सकते हैं और लैम्डा अपॉन स्मॉल वी भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, आवर्ती, हाँ आवर्ती मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तरंग का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, किसी माध्यम में तरंग का वेग नियत रहता है, जब भी किसी माध्यम में तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, तरंग की आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। इन सब के लिए एक सिंपल सी चीज में मैं आता हूं, वापस से देखिए, ये जो फॉर्मूला है यही इसकी मेन कहानी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, देखिए सपोज दैट अगर हमें इसकी आवृत्ति, ठीक है, अगर हमें इसकी आवृत्ति निकालनी है, आवृत्ति मींस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये आवृत्ति मतलब स्मॉल वी है। तो अगर मैं इसका टाइम बढ़ाता चला जाऊंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा होगी, फटाफट आंसर दीजिए। अगर मैं इसकी आवृत्ति को इससे देख रहा हूं समय से, हाँ हाँ बता रहा हूं, उसी को बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं समय को बढ़ा दूं तो आवृत्ति कम होगी या ज्यादा होगी। हाँ, अगर मैं समय बढ़ा रहा हूं तो ये 1 है ना, रेसिप्रोकल है, मतलब 1 में हो तो हमेशा ध्यान रखिए उल्टा है, ये उल्टा बोलना है, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो कम होगा, ठीक है, और ये कम है तो ये ज्यादा होगा। एक चीज क्लियर हुई, हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखिए, अब वेलोसिटी का ध्यान रखिए, ठीक है, वेलोसिटी का मतलब वेग। जब आप वेग निकालेंगे तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है लैम्डा इनटू स्मॉल वी, ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। वी से ये वेग आ गया, ठीक है। लैम्डा से हमने क्या देखा था, लैम्डा से बताइए क्या देखा था, अभी ऊपर देखा है हमने, तरंग दैर्घ्य की बात हुई थी कुछ, है ना, हाँ, और वी आवर्ती, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका वेग आ जाएगा। और हाँ, v का आपको पता ही है 1/t, आवर्तकाल भी, हाँ हाँ तरंग दैर्घ्य। तो आज हमने यहां तक देखा कि साउंड और उसके फीचर्स, लेकिन मानिए ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, जितने इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूं, जो बाद में जुड़े हैं, समय कम है, अच्छे से देखते जाइएगा। और इसकी जब रिपीट क्लासेस होंगी तो उसमें जब हम एक बार इनके क्वेश्चंस एक बार इनको वापस से करेंगे तो बहुत इजीली चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तब तक आप लोग आपका बहुत सारा ध्यान रखिए। कल फिजिक्स का ये साउंड वाला चैप्टर करेंगे, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वाला भी कल स्टार्ट कर देंगे। एक एक मिनट अब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट जो भी कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश है। आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, जो भी होता है नोट करते चलिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।